कि कहते हैं कि सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3। यानी कि इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों ही करा दिए हैं। ठीक है, वीडियो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा चैप्टर समझाया है, एकदम डिटेल में। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज हम उसी उपलक्ष्य में बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 समाज शास्त्र क्लास 11 की जो बुक 1 है। ठीक है, तो उसी के लिए बात करेंगे सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो मेरे साथ आप जुड़कर रहिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिछले साल भी अच्छा बच्चों ने करा है, इस साल आप भी अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और मेरे से पूछ रहे थे बच्चे कि सर इसके बाद आप क्या ही चीज कराओगे। तो देखो, इसके बाद हमारा चैप्टर बचता है जो मिड टर्म में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो मिड टर्म में आने वाला है। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मेरी तरफ से जो आपको मिलेंगी वो कह सकते हो आप शब्दावली, यानी कि जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है सोशोलॉजी से रिलेटेड, जो आपसे एक एक नंबर दो नंबर में पूछ जाती है, वो कराऊंगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज, और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये सब चीजें मैं आपको कराऊंगा, तो बस आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो आपको कराऊंगा, तो मेरे साथ आप जुड़कर रहिए, आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है ना, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं आप विश्वास मानिए बहुत ही बेहतरीन है, आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी जो कह सकते हो मैं उसी को फॉलो करता हूं। ठीक है, खुद ही पीपीटी बनाता हूं इसी वजह से। ठीक है ना, किसी और से कोई हमारी पीपीटी नहीं बनती है, खुद ही बनाते हैं, तो इसलिए मेहनत लगती है और टाइम लगता है इसीलिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमें जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग करनी होती है, तो जैसा आप जानते हैं मैं हमेशा आपको सबसे पहले क्या ही बताता हूं, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो आखिर हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो हमें जो बात करनी है, सामाजिक संस्थाओं का अर्थ क्या होता है, क्या है आखिर ये सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो उसी से रिलेटेड हमें सबसे पहले सामाजिक संस्थाओं का अर्थ समझना है। और उसके अलावा हमारे पास में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं, कि अगर हम सामाजिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो है कौन सी। तो उसी में हम बात करेंगे परिवार, विवाह एवं नातेदारी की। ठीक है, इसके अलावा इनके बिहाफ पर क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन से क्रियाकलाप हैं, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, वो सब इसी में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि जो समाज का ही ये क्या है पार्ट है, तो इसमें हम राजनीति की बात करेंगे, शक्ति की बात करेंगे, सत्ता की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। ठीक है, इसी में हम धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की भी बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे शिक्षा की। तो यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स करे, उसके अंदर हमने जो भी हमारा समाज रहा है उसको समझने की कोशिश करी। तो समाज में हमने देखा क्या व्यक्ति और जो समाज है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बिना दोनों ही नहीं रह सकते, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही पार्ट है और समाज के अंदर ही उसको रहना है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो सब हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने देखा था। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई एक स्थानीय परिस्थिति होती है। एक व्यक्ति है वो घर में ही कहीं किसी का बेटा है, भाई है, और वही व्यक्ति जब बाहर निकलता है, ऑफिस के अंदर काम करने निकलता है, तो वहीं पर जाकर वो क्या हो जाता है, उसका एम्प्लॉय हो जाता है। सेम जैसे आप सभी हैं। ठीक है ना, घर पर आप किसी के बहन है, किसी के भाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और स्कूल में गए तो दोस्त बन गए। एक इंसान है लेकिन उसकी अलग अलग क्या मिलती है, हमें भूमिकाएं देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये सब हमने पिछले अपने चैप्टर्स में बात कर ली थी इनके ऊपर। तो आज हमारा जो है सामाजिक संस्थाएं, तो सामाजिक संस्थाएं हैं क्या। ठीक है, तो सामाजिक संस्थाओं को, जिसको हम कह सकते हैं जितने भी हमारे सामाजिक मानके हैं और जो भी हमारी आस्थाएं हैं, मूल्य हैं, और समाज की जो भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी हमारे पास में निर्मित संसाधन है, उन्हीं सबको हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक संस्थाएं कह सकते हैं। जिसके अंदर कह सकते हैं उसको समझना आसान नहीं है, जटिल है। ठीक है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि एक बार को कहने के लिए, ठीक है ना, कि हम कह देते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, लेकिन
वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फर्क जरूर डाल देता है। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, वो सब कहीं ना कहीं समाज ही निर्धारित कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि हम समाज से बिल्कुल ही कटाव महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक संस्थाएं क्या हो सकती हैं, राज्य की तरह बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत ज्यादा छोटी भी हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सामाजिक इकाइयां हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमेशा ही बड़ी मिलेंगी, डिपेंड करता है कि वो कहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी में हमें क्या मिलता है, सामाजिक संस्थाओं को हम दो उसमें देख सकते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में हमारी क्या आ रही है, तो अनौपचारिक में हमारे पास में मिलती है हमें तीन, परिवार, विवाह और नातेदारी। ये हमें मिलती है अनौपचारिक में। औपचारिक में हमारे पास में आती हैं दो, शिक्षा और दूसरा कानून। ठीक है, तो एक तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं, तो परिवार, विवाह और नातेदारी, और औपचारिक में शिक्षा और कानून। ठीक है, तो और कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है ना, बच्चे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। ठीक है ना, एक अच्छे से लगता है कि मोटिवेशन सा मिल गया यार, ठीक है बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं उस चीज से। तो अब इसी में हम बात करते हैं अपना अनौपचारिक की, यानी कि परिवार, विवाह और नातेदारी। तो परिवार क्या है, हम हर कोई कहीं ना कहीं परिवार से वाकिफ है। परिवार वो एक सामाजिक संस्था जो हमारे सुख दुख का साथी है। कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तो यानी कि परिवार वही है जहां से सबसे पहले इंसान कुछ कह सकते हो कि सीखता है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले उसको सिखाने के लिए उसकी माँ होती है और माँ ही बताती है कि ये परिवार के सदस्य हैं। तो वही परिवार क्या है आपके देखने को मिलते हैं। तो परिवार के हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा संयुक्त परिवार और एक हमारा एकल परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या, संयुक्त परिवार का मतलब है जिसमें सारे ही एक साथ रह रहे हैं, जैसे दादा दादी, या फिर कह सकते हो तीन पीढ़ियां रह रही हैं, इस तरीके से भी कह सकते हो। ठीक है, दादा दादी, कहीं पर परदादा भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, परदादी भी, इस तरीके से ये है। इसके अलावा चाचा चाची, ठीक है, जितने भी मतलब भाई हैं सब एक ही उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है हमारी संयुक्त परिवार या फिर ज्वाइंट फैमिली। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर आई हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे होंगे, दोनों के फायदे हैं अपने नुकसान है। ठीक है, तो वो चीज। और फिर आता है हमारा एकल परिवार। कह सकते हो कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो ज्यादातर हमें गांव में देखने को मिलती है। ठीक है ना, नॉट 100%, ज्यादातर। ठीक है ना, एकल परिवार जो है उसको कह सकते हो ज्यादातर शहरों में देखने को मिलते हैं। एकल परिवार में कौन, माता पिता और बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, तो बच्चे देखने को मिलेंगे और दादा दादी। ये होता है हमारा एकल परिवार, जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली। परमाणु बम नहीं भाई। ठीक है ना, एक बार ऐसे ही ऑफलाइन पढ़ा रहा था, उसमें जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर फैमिली, तो एक बच्चा ऐसे ही चाहे कह सकते हो मजाक में बोल गया वो। ठीक है ना, कि भैया परमाणु फैमिली, मगर नहीं, तो न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि इसको कह सकते हो एकल परिवार। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा क्या होता है, ये परिवार डिसाइड होता है, यानी कि परिवार के हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं अपने विवाह की। विवाह क्या, विवाह दो व्यक्तियों का कह सकते हो आपसी संबंध। ठीक है ना, तो वो विवाह से होती है। तो विवाह के बारे में हमें वैसे डिटेल में इसी में आएगा कि अंतर विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, वो सब डिटेल में करेंगे। तो विवाह अभी आपको बस इतना समझ लिए, विवाह भी क्या है, एक समाज की प्रक्रिया है जिसके अंदर दो व्यक्तियों का मेल होता है। ठीक है, बात करते हैं नातेदारी की। नातेदारी यानी कि जो परिवार है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड होती है हमारी नातेदारी, जिसके अंदर हम दो नातेदारी देखने को मिलती है। एक होती है हमारी रक्त मूलक नातेदारी और दूसरी होती है हमारी विवाह मूलक नातेदारी। तो रक्त मूलक नातेदारी में क्या देखने को मिल रहा है, जिसका संबंध हमारे किससे है, खून से है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं खून का रिश्ता है, मेरा सगा भाई है, सगी बहन है।
ठीक है ना। तो वो चीज किसमें आती है हमारे इसमें, यानी कि रक्त, लहू, ठीक है ना, इन सबसे क्या होता है इनका संबंध, ठीक है ना, जिसमें माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, सगे भाई बहन जिसको कह सकते हो, ठीक है ना, वो इसमें शामिल होते हैं। अब आती है विवाह मूलक नातेदारी। विवाह मूलक नातेदारी इसका मतलब है विवाह के पश्चात जो नातेदारी बन रही है वो विवाह से पहले नहीं है, ठीक है। तो विवाह के बाद में हमें जो रिश्ते बनते हैं उसको कह सकते हैं हमारी विवाह मूलक नातेदारी। जैसे सास ससुर, ठीक है, साला साली, ठीक है। इस साइड से देख सकते हो लड़के की साइड से तो वो भी मिल जाते हैं, क्या कह सकते हो आप, देवर, जेठ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ननद, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या होता है इसमें विवाह मूलक नातेदारियां जो यानी कि विवाह के बाद देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको जो हमारी अनौपचारिक संस्थाएं थी उसको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक जिसको कह सकते हो परिवार के विभिन्न स्वरूप। यानी कि अभी मैंने आपको एक तो एकल परिवार बताया, संयुक्त परिवार बताया, उसके और भी आगे थोड़ा जाते हैं तो परिवार के हमारे को 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक होता है वंश के आधार पर, दूसरा स्थान या आवास के आधार पर, तीसरा अधिकार और प्रभाव के आधार पर। वंश के आधार पर हमें मिलते हैं 2, जिसमें कह सकते हो एक होता है हमारा पितृवंशीय परिवार और एक होता है हमारा मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार का मतलब क्या है, जिसमें पिता के नाम पर ही वंश चलता है, जितनी भी प्रॉपर्टी है या फिर कह सकते हो, ठीक है ना, वो सब कहीं ना कहीं क्या होता है पिता के बाद में बेटे को ट्रांसफर हो जाती है। और मातृवंशी में क्या होता है कि मां के बाद में, जिसमें कह सकते हो कि मां के बाद बेटी को मिल जाती है, तो वो आता है मातृवंशीय परिवार। दूसरा आता है स्थान या आवास के आधार पर। तो ये भी हमें 2 पार्ट मिलते हैं, पितृस्थानिक परिवार और मातृस्थानिक परिवार, ठीक है। तो ये भी हमें किसमें मिलते हैं, 2 ही पार्ट है, सेम वही, ठीक है ना। एक जो पिता के स्थान से रिलेटेड है उसको तो बोलते हैं पितृस्थानिक, यानी कि जो पुरुष से उसे चलेगा, और जो मातृस्थानिक है वो मां के आधार पर है, या फिर कह सकते हो कि जो महिलाओं को क्या देता है, वरिष्ठता देता है। तीसरा आता है अधिकार और प्रभाव के आधार पर। तो इसमें भी हमारे को 2 मिलते हैं, एक होता है पितृसत्तात्मक और दूसरा हमारा होता है मातृसत्तात्मक, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक जिसमें कह सकते हो कि जो रूल चलता है, जो अथॉरिटी चलती है वो पिता की चलती है, ठीक है, पुरुष की चलती है। और जो मातृस्थानिक है उसमें उल्टा है, उसमें क्या होगा, प्रभाव जो देखने को मिलता है वो किसका रहता है, महिलाओं का रहता है, मां का रहता है, ठीक है ना। इसमें कह सकते हो घर का जो मुखिया है वो कोई ना कोई पुरुष, इसमें जो घर का मुखिया है वो कहीं ना कहीं कौन रहेंगी, महिलाएं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, परिवार का विभिन्न स्वरूप है। तो ये चीज आपको हो गई होगा। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो जिसमें हमें क्या मिलता है, परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन कैसे कैसे हमें देखने को मिल रहा है। जो आज हमने यानी बात करी है, जो हमने चाहे पितृस्थानिक पढ़े हो, चाहे हमने संयुक्त परिवार पढ़े हैं, चाहे हमने क्या पढ़े हैं, एकल परिवार पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्या आता है, आज क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलता है वो मिलता है संयुक्त परिवारों का टूटना, ठीक है। तो संयुक्त परिवारों का टूटना, जिसमें क्या बात कर सकते हैं, जो आज हमारे संयुक्त परिवार हैं वो बिखर रहे हैं। बिखरने के कई कारण हो सकते हैं, आपसी मनमुटाव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि फैमिली मेंबर गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, तो घर में ही वहीं पर जो गांव में उनका अपना घर है वो वहां पर रह जाते हैं परिवार, और वो उठकर आ जाते हैं। तो फिर वो उस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में यानी कि एकल परिवारों में क्या हो गए हैं, चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोलता कि शहरों में बहुत कम हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है पारिवारिक व्यवसाय में कमी। पारिवारिक व्यवसाय यानी कि मान लो कि जो कोई भी काम कर रहे थे तो वो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें कोई भी एक परिवार के अंदर हो सकता है 1 या 2, ठीक है ना, वो अपने जो पारिवारिक व्यवसाय है उसको छोड़ते हुए दूसरे कुछ कार्य करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो संयुक्त परिवार है वो क्या हो गया, बिखर गया, ठीक है। मान लो कि मैं तो एक एग्जांपल समझाता हूं आपको कि
गांव के अंदर खेती का काम चल रहा है तो वो पूरे परिवार सब मिलजुल कर खेती काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से क्या होता है कि कोई एक जो क्या करता है, शहरों की तरफ आकर क्या कर लेता है, जॉब कर लेता है, तो उस तरीके से क्या हुआ, संयुक्त परिवार तो आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। तीसरा आता है स्त्रियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना। आज परिवार के अंदर हमें यही विभिन्नता देखने को मिल रही है, यही बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या होता था, पहले स्त्रियों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं स्त्रियों को कह सकते हो अच्छी एजुकेशन मिल रही है, और उसी एजुकेशन के बदले आज देख लो पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना। मातृशक्ति जिसको कह सकते हो, महिला शक्ति, उसको प्रणाम करता हूं इस चीज के लिए, ठीक है। तो स्त्रियों को क्या है, कह सकते हो शिक्षित हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। पहले वो दूसरों पर क्या थी, निर्भर थी, लेकिन आज वो खुद के ऊपर है, ठीक है, निर्भर। जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, परिवारों का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। जो पहले की एक सोच थी कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, आज वो सोच नहीं है, ठीक है ना। हर कोई, चाहे महिला हो, ठीक है ना, पुरुषों को तो पढ़ाई देते, लेकिन महिलाओं को भी आज हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उस चीज के लिए, और उसकी वजह से उसका फायदा भी हो रहा है, आत्मनिर्भर बन गई है। अब इसी में चौथा आता है आर्थिक असुरक्षा के कारण देरी से विवाह या विवाह ना करना, ठीक है ना, जिसको कह सकते हो इकोनॉमिक जो इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। पहले विवाह हमने देखा वो बहुत छोटी उम्र में हो जाता था, ठीक है ना, लेकिन आज नहीं है। आज क्या हो रहा है, आर्थिक असुरक्षा की, भाई कैसे शादी कर ले, अभी इतना ज्यादा इनकम है नहीं, कैसे दूसरे को हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों के अंदर ही है, कह सकते हो महिला और पुरुष दोनों के अंदर। हाँ, पुरुषों में थोड़ा सा आर्थिक असुरक्षा ज्यादा रह सकती है, लेकिन दोनों में ही है, क्योंकि आज दोनों ही क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी चल रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से कह सकते हो जो विवाह है वो देरी से कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक ये भी आ गया कि विवाह ना ही करना, क्या ही करना है विवाह करके, एक ये भी भावना आ चुकी है, ठीक है। पांचवा कारण है नगरों में संबंध विच्छेद व तलाक के मामलों का बढ़ना। इसमें कह सकते हो कि नगरों में, शहरों में क्या हो रहा है, संबंध विच्छेद का मतलब होता है जो संबंध है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। मन मुटाव आ रहा है, कोई आज एक दूसरे की सहने को तैयार नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे को कैसे तो समझने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तलाक के जो मामले हैं, डाइवोर्स के मामले, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये तो कारण है जिसमें कह सकते हो परिवार के स्वरूप में परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। अब इसी में बात करते हैं हम अपना महिला प्रधान घर, ठीक है। अब महिला प्रधान घर किसको बोलेंगे, देखो होता क्या, जिसमें कह सकते हो कि महिलाएं क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। जैसे होता क्या था, पहले अगर पुरुष शहरों की तरफ काम करने के लिए चले गए तो अब घर कौन संभालेगा, तो घर को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं के पास में आ गई, ठीक है। कि पुरुष क्योंकि शहरों में काम करने के लिए आए तो महिला क्या कर रही हैं, घर के काम संभाल रही हैं, तो छोटी मोटी दुकान रख रखी है, समझ लो उसको चलाने का काम कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, इसके कुछ और भी कारण होते हैं। इससे क्या हुआ कि घर के अंदर कोई विधवा है, ठीक है ना, अब पति रहे नहीं तो अब क्या करें, तो अब उस तरीके से घर की अथॉरिटी उनके पास में आ गई है, वो इसी वजह से क्या हो रहा है, काम करके अपना घर चला रही है, ठीक है। तो वो भी एक इसमें कारण रहा है, तो यानी कि इसको कह सकते हो विधवापन भी, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने या फिर अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य असर, तो इसको कह सकते हो या तो पति नहीं है या फिर दूसरे के साथ विवाह कर लिया, या फिर कह सकते हो कि जो बच्चे हैं वो आश्रित छोड़ दिए, तो फिर क्या करेंगी महिलाएं, तो महिलाएं अपने हाथ में क्या ले लेंगी, बागडोर ले लेंगी, ठीक है। इसी स्थिति में कह सकते हो महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने पास में जिम्मेदारी रखने पड़ती है, घर के काम से लेकर आपके बाहरी काम करके अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही होती हैं और अपना भी ध्यान रख रही होती हैं। अब इसी में हमारा टॉपिक आता है कि परिवार किस तरह से लिंगवादी है। लिंगवादी का मतलब कह सकते हो कि किस तरीके से, जिसको कह सकते हो कि हमें भेदभाव देखने को मिलता है पुरुष और महिलाओं के बीच में, ठीक है। आज भी हम अगर आधुनिक उसमें रह रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों की तुलना में कम देखने को मिलता है, ठीक है। आइए उसको थोड़ा सा फैक्चुअल देखते हैं किस तरीके से। जैसे कह सकते हो कि एक तो सबसे बड़ी धारणा यह बना रखी है कि जो लड़का होगा, पुरुष होगा, वो क्या करेगा, हमारे वृद्धावस्था में क्या करेगा, हमारी देखभाल करेगा। एक तो सबसे बड़ा मेरे को लगता है ये भ्रम भी है, ठीक है। और वही क्या होता है, फिर बाद में जाकर वृद्धाश्रम में छोड़कर भी आ जाता है, ठीक है। कड़वी सच्चाई है ये चीज, ठीक है। तो जिसके लिए हमें लगता है, क्या कहते हैं कि हमारे अंधे की लाठी या फिर बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ठीक है ना, और वही जो सपना है, उसी चक्कर में क्या होता है, महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो घटता हुआ चला जाता है। पुरुषों के प्रति जो आसक्ति है, जो
कह सकते हो क्या कहते हैं कि जो व्यवहार है, ठीक है ना, वो बढ़ता जाता है कि करेगा, ठीक है ना, लेकिन कोई सर्टेनिटी थोड़ी है करे ना करे, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है, परिवारों में लड़कों पर अधिक खर्च कर दिया जाता है, जिसको कह सकते हो परिवारों को लिबर्टी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिसमें क्या है कि अगर लड़का बाहर निकल गया है तो उससे कोई कुछ नहीं पूछा जा रहा, डिपेंड करता है फैमिली में। मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, ठीक है ना, सबको जवाब देना पड़ जाता था, हमें भी घर पर आकर कहाँ रह गए तुम इतनी, आज भी कह सकते हो कि जवाब देना पड़ जाता है अगर ज्यादा देर हो जाए घर पे पहुंचने में। तो लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि अगर लड़का जा रहा है तो ठीक है फ्री है, लेकिन लड़की को अगर बाहर जाना है तो उसको बहुत सारे कह सकते हो सवाल पे जवाब, जवाब पे सवाल, ये सब देखने को मिलते हैं। वो स्वतंत्रता, वो चीजें नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटीज है जो पुरुषों को ज्यादा दी जाती है, लड़कों को ज्यादा दी जाए, जिसको कह सकते हो प्रिविलेजेस की तरह मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं परिवार के अंदर ही हमें भेदभाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी, ठीक है ना। इसमें क्या होता था उसके कारण, ठीक है ना, कहीं पर गर्भावस्था में मार दिया गया, उन्हें पता चला क्या कहते हैं कि लड़की है तो उसको मार दिया गया, भ्रूण हत्या जिसको कह सकते हो, वो सब भी देखने को मिले। इसी वजह से क्या होता है, लड़कियों की मृत्यु दर हमें ज्यादा देखने को मिलती है पुरुषों की तुलना में। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, भारत में 1901 से 2000 के बीच का लिंगानुपात है। 1901 में देखिए 972 था, उसके बाद से लगातार कम होता हुआ आ रहा है। 1911, क्योंकि हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है, 964, 1921 955, 1931 950, 1941 945, 1951 946। क्या देख रहे हो आप, 50 सालों के अंदर जो 972 से था वो 946 पर आ गया है महिला लिंगानुपात, ठीक है। पुरुषों की तुलना में 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं आपकी 1951 में। आइए देखिए 1961 941, लगातार कम होता जा रहा है। 1971 930, 1981 934, 1991 926, 2001 933 और 2011 940। तो हमने क्या देखा, लगातार कमी आती आ रही है 901 1901 से, ठीक है। लेकिन यहां देखिए आप 2001 से 11 के बीच में हमें थोड़ा सा क्या मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर जिसमें कह सकते हो बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अभी 2021 की हमारी जनगणना हुई नहीं है, आपका दोस्त कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हो नहीं पाई जनगणना। जब होगी तो 2021 की जो जनगणना यानी कि जो कह सकते हो जब भी होगी, ठीक है ना, 25 में हो चाहे इसी साल हो, ठीक है, तब उसमें हमें देखने को मिलेगा अब इसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कटौती देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे के कारण जरा देखियो। सबसे पहला कारण है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, यानी कि बालिकाओं को क्या कर दिया, गर्भावस्था में ही मार दिया गया, ठीक है ना। पता चल गया क्या कहते हैं कि अच्छा गर्भ में महिला है, उसको मार दिया। इससे लिंगानुपात में क्या हुआ, एकदम से गिरावट होने लगी। जैसे बाल लिंगानुपात 1991 में 1000 लड़कों पर 934 क्या थी, लड़कियां थी। 1000 अगर लड़के जन्म ले रहे हैं तो उस पर 934 लड़कियां जन्म ले रही थी। और 2011 में देख लो जरा, जब भी मैं कहता कि आज भी हमें देखने होता है, 1991 में 934 थी, लेकिन 2011 में कितना है लिंगानुपात, 919। यही डेटा है जो आपसे पूछ लिया जाएगा एक एक नंबर में कि 2011 में लिंगानुपात कितना था, 919। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ऐसे छपकर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जो समृद्ध राज्य हैं, जैसे हमारे पास पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पार्ट कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर नॉर्मल भी उत्तर प्रदेश में से है, इसमें कह रखते हो यही स्थिति और भी ज्यादा खराब है। इनमें लगातार लिंगानुपात कम होता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा क्या चलाया गया था, एक प्रोग्राम जिसको कह सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी वजह से हरियाणा से स्टार्ट करा था भारत सरकार द्वारा, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा पंजाब में 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात कितना है, सिर्फ और सिर्फ 846, 846, ठीक है। हरियाणा के अंदर कुछ जिलों में यह अनुपात कह रहा है 800 से भी कम रह गया। सोचिए, पुरुष ही पुरुष हो जाएंगे, महिलाएं फिर कैसे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो अनुपात है ये इक्वल ही रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी कहीं ना कहीं समाज क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, ठीक है ना। जिसमें कह सकते हो क्योंकि महिलाओं की 50% आबादी है, ठीक है ना, और उसके साथ में इस तरीके देखने को मिल सकते हो, ठीक है ना, अनुपात जो है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है।
अब इसी में बात करते हैं हम विवाह संस्था की, यानी कि जो भी हमारा परिवार से रिलेटेड था, ठीक है ना, वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं विवाह की, जो मैं उस टाइम पर बोल रहा था, इसी को हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है विवाह? दो वयस्क स्त्री और पुरुष, ठीक है, व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की जो सामाजिक स्वीकृति होती है, ठीक है ना, अस्वीकृति नहीं है, स्वीकृति है, ठीक है, तभी वो 7 फेरे हो गए, ठीक है, सब कुछ लिए जाते हैं, स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें समाज ये सब गवाह बनते हैं, ठीक है। तो अब जाकर क्या होता है, विवाह देखने को मिलता है। अब विवाह के रूप हैं, कैसे विवाह देखने को मिलेंगे? एक विवाह, बहु विवाह, ठीक है ना। और बहु विवाह के हमें 2 टाइप मिलते हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, ठीक है ना। तो जिसमें कह सकते हो, ठीक है, बहुपति विवाह में तो हमें समझ सकते हो कि एक पत्नी के बहुत सारे पति, ठीक है ना, तो उसमें आता है हमारा एक पत्नी के बहुत पति, यानी कह सकते हो 2 पति, ठीक है ना, उस तरीके से इसको बोलते हैं बहुपति विवाह। इसी में आता है फिर बहुपत्नी विवाह, जिसमें एक पुरुष या एक पति की बहुत सारी पत्नियां, इसको बोलते हैं हम बहुपत्नी विवाह, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप अपने समाज में भी देख सकते हो, ठीक है ना, अगर कोई दिख रहा हो, ठीक है ना, कोई एक पुरुष है, उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, तो वो बहुपत्नी विवाह, ठीक है। और अगर कोई स्त्री है और उसके आपको क्या कहते हैं, एक से ज्यादा पुरुष मिल जाए, तो वो बहुपति विवाह कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये चीज है। अब देखो विवाह निश्चित करना, तो कहते हैं विवाह निश्चित करने के लिए कह सकते हो नियम और निर्देश। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों संबंधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें कह सकते हो ना कि अरेंज मैरिज आप समझ सकते हो। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स है, अभिभावक है, गार्जियन, वही क्या कर देते हैं, विवाह निश्चित कर देते हैं, ये फलानी लड़की से या फलाने लड़के से तुम्हारी शादी इस दिन को फिक्स हो गई है, ठीक है ना। फिर आज तो दिखाने लग गए हैं, तो ये चीजें पहले लेकिन बताते हैं कि दिखाते तक नहीं थे लड़का लड़की को, ठीक है ना। जिसको शादी करनी है, जिसके साथ में करनी है, वही नहीं देख रहे एक दूसरे को, बाकी सब देख कर आ गए हैं, ठीक है ना। तो अलग था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने पर व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता भी होती है, यानी जिसमें कह सकते हो कुछ ऐसे समाज है जहां पर लव मैरिज, इस सबको कह सकते हो कि साथी के ऊपर, क्योंकि जिसको चूज करना है उसके पास में स्वतंत्रताएं होती हैं। तो ये क्या होते हैं, विवाह निश्चित करने के, जिसको कह सकते हो हम अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ठीक है। अब इसी में हमें क्या मिलता है, विवाह में ही अंतर विवाह और बहिर्विवाह, यानी कि हमने एकल देखा विवाह, बहुविवाह देखा, बहुपति विवाह देखा, बहुपत्नी विवाह देखा, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं अंतर विवाह और बहिर्विवाह। अंतर विवाह किसे करें, तो अंतर विवाह जिसको कह सकते हो हम एक ही जाति के अंदर, जिसको कह सकते हो विवाह करा देना, जिसकी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है, जिसका वह पहले से ही सदस्य है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में जाति, जिसको कह सकते हो एक ही जाति के अंदर क्या कर लिया जाता है, जब विवाह करा जाता है तो उसको बोलते हैं अंतर विवाह। और बहिर्विवाह, बहि का मतलब बाहर, ठीक है ना, अंतर का मतलब अंदर। तो जब विवाह अपनी जाति से बाहर होता है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, बहिर्विवाह, जिसमें कह सकते हो व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं बहिर्विवाह, ठीक है। अंतर विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाई का संदर्भ के रूप में ले, जैसे गोत्र, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो कि गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गोत्र सेम हो गया तो फिर कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता निकल आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो गोत्र, जाति और नस्ल, प्रजातीय और धार्मिक समूह, इन सब के आधार पर क्या होते हैं, आपके बहिर्विवाह देखने को मिले। अब आता है बहिर्विवाह के कारण क्या थे। तो बहिर्विवाह का देखो कारण क्या होता है, भारत का जो उत्तरी भारत कह सकते हो, ठीक है ना, उसमें क्या था, बताया जाता था बहिर्विवाह इसलिए करो ताकि वो क्या रहे, मायके पक्ष से, जिसमें कह सकते हो लड़की दूर रहे, भौगोलिक दूरी बना के रखते थे, ठीक है। यही चीज दे रखा है, देखो अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ एनसीईआरटी में ही है। इसमें कह सकते हो गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफी दूर हो, आसानी से जल्दी ना आ पाए ना, ठीक है, नहीं तो रूट कर जल्दी घर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हो कि कहते हैं कि जब दूरी ज्यादा होगी फिलहाल, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आसानी से आ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो किसी परिवार में जा रहे हो तो कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, तो वो आसानी से नहीं आ पाएंगे, हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे परिवार वाले। इसी वजह से फिलहाल आज नहीं आज हमारे पास में मोबाइल देता है, ठीक है ना, सब कुछ काम हो जाता है, चाहे कितना दूर कर लो, ठीक है, तो मोबाइल पर सब कुछ बातें हो जाती हैं, बता दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
सात समुंदर भी चले जाओ फिर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसके अलावा हमें मिलती है भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था के असमान संबंध। यह सुनिश्चित करते हैं कि संस्थाओं को समझना, विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार ना जाएं, ठीक है ना। जो मैं आपको बता ही रहा था, जिसमें क्या हो रहा है कि बार बार अपने मायके के पास में ना जाया जाए, ठीक है ना। कि पता चला कि ससुराल पक्ष में थोड़ी सी मनमुटाव हो गया सास के साथ में, और पास में घर है वो तो चलिए अपने मायके, अब जाओ मायके। अगर दूर होगा तो फिर जाएंगी कैसे, ठीक है ना। सोचना पड़ेगा 4 बार उनको, फिर क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन बताया मोबाइल देवता है तो वो आपको चीजों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसी में आता है हमारा टॉपिक कार्य और आर्थिक, यानी कि जो हमने अपने 3 थे, औपचारिक, परिवार, विवाह, नातेदारी, उसको कंप्लीट करा। अब उसी में बात करते हैं अनौपचारिक, कि इनके आधार पर हमें कार्य कैसे देखने को मिलते हैं और आर्थिक जीवन कैसे चलाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो कार्य किसको कह रहे हो, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही हमारे बल लगते हैं, ठीक है ना। कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है, कोई मानसिक मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत दोनों ही कर रहे हैं, और तभी जाकर कार्य को संभव बनाया जाएगा। और उसके लिए हमें कुछ क्या मिलेगा, दक्षिणा, यानी कि पेमेंट, ठीक है ना। उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कार्य कह सकते हैं। और इसको कौन वैधता प्रदान कर रहा है, यानी कि इसको कह सकते हैं ना लीगल काम, वैधता, प्रमाणिक कार्य, ये कहीं ना कहीं समाज ही तो कह रहा है कि अच्छे काम है, बुरे काम है, ठीक है ना। आप ये कौन सी लाइन में जा रहे हो ये चीज, ठीक है ना। इस वाले समाज के अंदर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक दुकानदार भले ही ज्यादा कमाता हो, लेकिन डॉक्टर की जो परिस्थिति है वो उससे कहीं अधिक है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे कार्य देख सकते हो जिसके अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, या फिर अपनी सेवाएं दी जाती है, ठीक है, वो इसमें शामिल होता है। अब आता है आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो आधुनिक जरा समझिए। सबसे पहला, अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन, यानी कि जो आज का जो मजदूर विभाजन है बहुत ज्यादा जटिल हो गया, पेचीदा हो गया है, जिसमें कह सकते हो हर एक तरफ में हमें क्या मिलते हैं, लेवल्स देखने को मिलते हैं। ये सबसे कह सकते हो कि लोअर में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे ऊपर फिर कोई ना कोई एक सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ठीक है, सीईओ है, ठीक है ना, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस तरीके से फिर डायरेक्टर है। तो इस तरीके से क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया, जो कि पहले की नहीं थी। पहले आराम से काम कर रहे हैं, एक ही बंदा है वही सब कुछ काम कर लेता है, वही मालिक भी है, वही अपने उसके अंदर काम भी कर रहा है। लेकिन आज ये चीज हमें कह सकते हो जटिल श्रम विभाजन है। और ये श्रम विभाजन किसमें कह सकते हो, दोनों ही हमें मिलेंगे, कुशल और अकुशल, ठीक है ना। जिसको कह सकते हो स्किल्ड और अनस्किल्ड, डिपेंड करता है आपके पास में कौन सी प्रतिभा है, कौन सी आपके पास में कुशलता है, उसके व्याप पर आपको क्या मिलता है, काम मिलता है। तो इसी कह सकते हैं जटिल श्रम विभाजन है। दूसरा, कार्य के स्थान में परिवर्तन। पहले हमारे कार्य का स्थान एक ही जैसा देखने को मिलता था, लेकिन आज नहीं है। आज जो कह सकते हैं ना कि भौगोलिक दूरी थी, कार्य ने वो कम कर दी है। इसमें हमारी जो भूमिका निभाई है वो परिवहन ने भी बहुत अच्छा निभाई है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं दिल्ली से गुड़गांव, नोएडा, जबकि गुड़गांव आपका हरियाणा में पड़ रहा है, नोएडा आपको उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, डेली लोग अप डाउन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, कार्य के स्थान में परिवर्तन मिल गया है। पहले कार्य का जो स्थान था, कह सकते हैं खेत था, मैदान था, लेकिन आज हमें कारखाने देखने को मिल गए, ठीक है, तो उसके अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पहले कह सकते हो कि आप शारीरिक काम ज्यादा होता था, आज मानसिक काम हो रहा है, बैठा हुआ लैपटॉप पर आराम से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं आपको, मानसिक काम, ठीक है। अब इसी में आता है औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास, जो भी आपको बताया गया, फैक्ट्री ये सब लगने लग गए, कारखाने लग गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास आपको देखने को मिला। चौथा है पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने, यानी कि भाई आखिर ये औद्योगिक चला कौन रहा है, ठीक है ना। तो जो पूंजीपति बन गए हैं, जिसके ऊपर कह सकते हो जिनका एकमात्र उद्देश्य, ठीक है, सर्वप्रथम जो उद्देश्य है वो क्या है, लाभ कमाना। तो उन्होंने ही फिर क्या करे, अपने कारखाने लगा लिए, अपने देश में भी लगाए और बाहरी देशों में भी लगाए। जैसे हमें देख सकते हो क्या कहते हैं कि मैकडी है, ठीक है ना, ये सब हमारे पिज्जा, ये सब क्या चीजें हैं, कहीं ना कहीं बाहरी देशों के हैं, KFC, ठीक है ना। इसी तरीके से भारत की बहुत सारी कंपनियां लगी। कार्य के अनुसार वेतन, जैसा आप कार्य करोगे, कुशलता है आपके अंदर तो उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा, अकुशल है तो उसके अनुसार वेतन मिलेगा। यानी कि जैसा आपकी पोस्ट उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। घंटों के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्य के अनुसार। इसलिए आप देखते हो कि एक अगर कहीं पर स्वीपिंग का काम कर रहा है तो उसकी सैलरी अलग है, और उसी में
कंपनी के अंदर, ठीक है ना, एक जो मैनेजिंग पोस्ट पर है उसका काम अलग है, तो उसके अनुसार उसकी सैलरी डिसाइड कर दी जाती है। कंपनी एक ही है, उसी कंपनी में एक व्यक्ति जो 10 से 15 हजार रुपए भी कमा रहा है, और उसी कंपनी के अंदर एक व्यक्ति जो 10 से 15 लाख भी कमा रहा है। ये इसका मतलब यही है, कार्य के अनुसार वेतन। बस यही दिक्कत है कि कह सकते हो मानव एक संसाधन के रूप में अगर काम कर रहा है तो वो अपने आप को कितनी स्किल डेवलप कर सकता है, ठीक है ना, हर क्षेत्र में, ठीक है। तो कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके अलावा प्रबंधक द्वारा कार्य को निरीक्षण, यानी कि इसको कह सकते हो चेक एंड बैलेंसेस, यानी कि आप काम ढंग से कर रहे हो या नहीं, उसका सुपरवाइज करने के लिए आपको जवाब देना पड़ जाएगा। ये नहीं कि आप अपने आप से ही कुछ भी करते चलोगे, हमें कोई जवाब भी नहीं, निरीक्षण किया जाएगा, चेकिंग करी जाएगी, तब जाकर क्या होता है, इतनी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो चल रही है कार्य की, ठीक है। क्योंकि जो मालिक है वो तो कंपनी बना दी उसने, लेकिन अलग अलग सोपान जो बना रखे हैं, ठीक है ना, उसके ब्याह पर क्या होता है, रेगुलेट सारी चीजें करी जाती है। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, अपने स्कूल से ले सकते हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट अगर स्कूल रन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट तक देखो हर एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, हर एक लेवल बना रखते हैं। आपके टीचर्स है, टीचर्स से ऊपर आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, प्रिंसिपल के ऊपर आपको एजुकेशन ऑफिसर, ऐसे ही हर एक उसमें आपको क्या है, निरीक्षण, सुपरविजन, ऐसे ही हर कंपनी के अंदर ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें क्या आता है हमारा टॉपिक, राजनीति। राजनीति, राजनीति यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, राज जमा नीति, यानी कि सुशासन करने की जो नीति है, यानी कि शासन करने की जो नीति है वही राजनीति है, ठीक है। तो उसी तरीके से राजनीतिक संस्थाओं का जो सरकार होता है वो हमेशा शक्ति से होता है, ठीक है, जिसको कह सकते हो पावर, ठीक है ना। और राजनीतिक जो गतिविधियां है वो दो चीजों पर घूमती हैं, एक आपकी शक्ति और सत्ता, ठीक है। आपके पास में शक्ति होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, राजनीति को ढंग से सुचारू रूप से चला सकते हो, ठीक है। इसको कह सकते हो पावर, पावर होनी चाहिए आपके पास। तो शक्ति, ठीक है, शक्ति बिस्किट का नाम नहीं है भाई, किसी कहीं सोचो आज ही जा रहे हो और शक्ति खाकर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो शक्ति व्यक्तियों में क्या है, समूह द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता कहलाती है। यानी जब तो कहते हैं पावर कि भाई अगर आप किसी और कोई मना कर रहा है इस काम को, लेकिन आप कह रहे नहीं मैं कर दूंगा, ठीक है, और उसका विरोध भी हो रहा है फिर भी आप कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हो, पावर है यार अपनी, ठीक है। तो वही चीज कहलाती है अपनी शक्ति, ठीक है। तो जिसमें कह सकते हो कि अगर हमारे समाज के अंदर जो शक्ति होती है वो निश्चित मात्रा में देखने को मिलती है, अगर एक के पास में शक्ति है तो दूसरे के पास में नहीं होगी, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है कि कहते हैं कि हर एक शेर को एक सवा शेर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वही चीज है, जैसे क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको कि घर में आपकी पिटाई हुई, आपसे बड़े थे उन्होंने आपकी कर दी, आपको लगा, ठीक है ना, तो आपने अपने से छोटे भाई को कूट दिया जाकर। अब उससे छोटा कोई होगा तो उसने कूट दिया जाकर, या फिर अगर घर के अंदर डॉगी है या फिर कुछ है तो उसने उस पर गुस्सा निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है, शक्ति यानी कि कुछ निश्चित मात्रा में होती है, यदि कुछ लोगों के पास शक्ति है तो दूसरों के पास में नहीं होगी, डिपेंड करता है किसके पास में क्या चीज है, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जांपल जो दिया उससे भी समझ में आ गई होगी। और शक्ति की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है, और परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को जैसे घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने का काम, ठीक है ना, आप अपने से छोटों की थोड़ी मानते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या चीज है, जो परिवार के अंदर बड़े सदस्य हैं वो आपको क्या करते हैं, बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं, तो उस तरीके से हो गया। इसके अलावा विद्यालय में जो मुख्य अध्यापक है यानी कि प्रिंसिपल, वो क्या देते हैं, निर्देश देते हैं बाकी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। तो उस तरीके से क्या होता है, अनुशासन बनाया जाता है। तो वो भी एक क्या हो गया, आपका शक्ति है, जब तो हो रहा है, नहीं तो कैसे मान रहे हो, नहीं तो आप चले जाइए रोड पर, चले जाइए रोड पर तो आप किसी की नहीं मान रहे, और स्कूल के अंदर आपको सबकी माननी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, शक्ति है। सेम वही नॉर्मल अगर ड्रेस में अगर इंसान जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही पुलिस ड्रेस में चला जाए तो देखो उसकी पावर। तो क्या चीज है, यानी कि शक्ति का यही चीज है आपका, ठीक है। इसके अलावा कारखाने के मुख्य प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर है उसके द्वारा जो अन्य प्रबंधक होते हैं उसको कार्य आवंटित करना, यानी कि कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा, वो क्या है, उसके पास में वो पावर है, उसके पास में वो अथॉरिटी है, तभी तो दे पा रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला आपका। इसके अलावा राजनीति के अंदर जो नेताओं द्वारा क्या होता है, निर्देश दिए जाते हैं, अपनी शक्ति का यूज करा जाता है, वो इसके अंतर्गत आपका शामिल होता है। और इसी में आपकी टॉपिक देखने को मिलता है सत्ता। देखो शक्ति का यूज किस में करोगे, तो शक्ति का जो यूज होता है वो होता है सत्ता में, बिना सत्ता के शक्ति का यूज ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो शक्ति का जो प्रयोग करा जाएगा वो कहां पर होगा, आपका
सत्ता के अंदर होगा, क्योंकि सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही कोई सरकार थोड़ी हमारे ऊपर रूल कर लेगी, उसको वैधता परिणाम, जो वैधता दे रहे हैं वो लोग दे रहे हैं, संविधान दे रहा है, तब जाकर ही तो क्या हो रहा है, वो सरकार काम कर रही है सत्ता में। इसलिए आपने सुना होगा कि कितने जब भी सरकार इलेक्शन होते हैं तो बोलते हैं हमें सत्ता में आने दो। सत्ता का मतलब सरकार में आने दीजिए, वहां पर, यानी कि वहीं पर तो आकर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो अपनी शक्ति का प्रयोग तब करेगी जब सत्ता में होगी। ठीक है, तो ऐसे स्कूल के अगर प्रिंसिपल है तो वो स्कूल के प्रिंसिपल कहां पर रूल रेगुलेट कर पाएंगे, स्कूल में कर पाएंगे, सत्ता, शक्ति का प्रयोग वहां पर। ठीक है, तो आपको शक्ति और सत्ता के अंदर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमने फिर क्या मान लिया जाता है, न्यायपूर्ण मान लिया जाता है। संस्थागत है क्योंकि वैधता पर आधारित होती है, अभी आपको एग्जांपल्स के जरिए बताया, आपके बिल्कुल ही स्कूल का एग्जांपल लेकर बताया। ठीक है, लोग उनकी शक्ति को स्वीकार भी करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, बिना सत्ता के आपकी शक्ति स्वीकार भी नहीं करी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद में फिर हो सकता है कि वो अपनी शक्ति बढ़ा ले। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण माना जाता है। और वैधता किस प्रक्रिया में सहायता विचारधारा होती है, यानी कि वैधता कैसे मिलेगी, तो वैधता हमेशा कैसे मिल रही है, विचारधारा। ठीक है ना, विचारधारा जिसको कह सकते हो कोई भी एक ऐसा विचार जिसको कहीं ना कहीं वैधता मिल रही है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं आपका सत्ता के अंदर वैधता होना। अब इसी में टॉपिक हमारा देखने को मिलता है राज्य विहीन समाज। कुछ नहीं है, शब्दों को तोड़ो, राज्य का मतलब राज्य और विहीन का मतलब नहीं होना, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें राज्य की भूमिका ही नहीं है, ना कोई सरकार है ना कुछ है। ठीक है, तो कौन चलाएगा राज्य विहीन, और राज्य विहीन के समाज की बात किसने करी थी, कार्ल मार्क्स ने करी थी। ठीक है ना, राज्य विहीन हो, वर्ग विहीन, वैसे उन्होंने मेनली जो बात करी थी वो वर्ग विहीन समाज की करी थी, किसमें वर्ग ही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस तरीके से है आपका। ठीक है, तो वर्ग विहीन समाज कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। तो कह रहे हैं एक ऐसा समाज जिसमें क्या कर रहे हैं, आपकी जो सरकार की औपचारिक संस्थाएं जैसे शिक्षा है, कानून है, उनका अभाव देखने को मिलता है। जो अनौपचारिक आपकी संस्थाएं, नातेदारी, विवाह, आवास पर आधारित गठबंधन, इनके द्वारा क्या करा जाता है, जब राज्य को चलाया जाता है, यानी कि किसी समाज को चलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम राज्य विहीन समाज, जिसमें सरकार नहीं है, कोई औपचारिक संस्थाएं नहीं है, तब जाके चलाया जाता है। तो इसके अंदर मित्र हो, विरोधी हैं, इनके बीच में जो भागीदारी होती है, मित्र भी है तो उसका विरोध भी करेंगे, तो अपने आप में क्या बना लेते हैं, भागीदारी। इसके बिहाफ पर क्या बनता है, एक संतुलन बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका राज्य विहीन समाज। 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है और आप डेफिनेशन यही लिखकर आ जाना, आपका काम चल जाएगा। इसी में हमें मिलता है हमारा टॉपिक राज्य की संकल्पना। राज्य क्या, तो देखो राज्य के होते हैं 4 तत्व, कार्ड बांध लो, हर जगह पर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका क्या चीज है, 1 2 3 4, जिसमें कह सकते हो आपके पहला राज्य के लिए आपके पास में सरकार। सेकंड, सरकार कहां पर करेगी, निश्चित भूक्षेत्र। थर्ड में आप कह सकते हो संप्रभुता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सरकार के ऊपर कोई और रूल कर रहा हो, या फिर सरकार अपनी मनमानी से, या फिर कह सकते हो सरकार जो जनता के लिए अपने फैसले खुद ना ले पाए, वो आता है संप्रभुता, जिसमें कह सकते हो कि हम अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चौथा आता है इसमें सरकार निश्चित भूक्षेत्र, किसके ऊपर रूल करेंगे, तो वो आती है हमारी जनसंख्या। ये 4 चीजें क्या होती है, मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, तभी जाकर एक राज्य मिलेगा। ठीक है, उसी को हम राज्य बोलेंगे। चाहे आप कोई सा भी राज्य देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, सरकार है, निश्चित भूक्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा वाले को भी हम शामिल कर लेंगे, नहीं। संप्रभुता, सरकार जो कर रही है, ठीक है, तो वो जो अपने राज्य में कर रही है वो उसकी संप्रभुता है, जनसंख्या जिसके ऊपर रूल करा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो राज्य इसी तरीके से, ऐसे कोई भी देश, ठीक है ना, और वैसे भी यहाँ तो समाजशास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अंदर होता है, राज्य का मतलब आपका, ठीक है, आपका देश से भी लिया जाता है। अब नागरिकता इसी के अंदर आता है, क्योंकि राज्य के अंदर कौन होंगे, जनसंख्या है, तो जनसंख्या के अंदर क्या होंगे, लोगों के कुछ नागरिक अधिकार होंगे, या फिर वहां पर नागरिक होंगे तो नागरिकों के अधिकार होंगे। ठीक है ना, जैसे कह सकते हो भारत देश है तो भारत के हम नागरिक हैं, तो हमारे जो अधिकार हैं वो अमेरिका के नागरिकों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आते हैं हमारे इसमें नागरिकता के अधिकार जो है वो 3 है, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। बस एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं तो तीनों पर बढ़िया दिखे, देखते हैं इसको चलाकर।
ठीक है। तो नागरिक अधिकार, ठीक है, जिसमें पहला आता है, सर ये भूषण नहीं है भाई, भाषण नहीं है, पेन दिख नहीं रहा भाई, रुक जाओ, येलो दिखेगा, चलो देखते हैं, हाँ ठीक है, येलो दिख रहा है ना, फिर ठीक है, ठीक है। तो भाषण, तो पहला नागरिक अधिकार आता है भाषण और धर्म की स्वतंत्रता। इसमें कह सकते हो हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की स्वतंत्रता है, इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, वो हमारा नागरिक अधिकार है। दूसरा, संपत्ति रखने का अधिकार, अपने पास में हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, हमसे ऐसा कोई नहीं है जो आकर कहेगा, कहते नहीं आपने प्रॉपर्टी क्यों रख रखी है, लीगल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, संपत्ति रखने का अधिकार भी हमारा नागरिक अधिकार है। तीसरा आता है हमारा कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है आपका, कि कानून की नजरों में सभी समान है, ठीक है ना, इन द आईज ऑफ द लॉ ऑल आर इक्वल, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, अगर सेम अपराध करा है तो उसके लिए सबको सजा बराबर होगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इसको बोल सकते हो कानून के समक्ष समानता। इसीलिए कानून अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखता है, उसे कुछ नहीं दिख रहा वहां पर कौन है कौन नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर एक अपराध है उस अपराध के लिए सबको समान सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो वही है, कानून की नजरों में सब समान, इन द आईज ऑफ द लॉ ऑल आर इक्वल। लास्ट है इसमें अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह चुनने का अधिकार, ठीक है ना, लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हमारी इच्छा है कि आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल को यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। आपका मन कर रहा है कि दिल्ली में रहने का, आपका मन कर रहा है बंगाल में रहने का, आपका मन कर रहा है असम में रहने का, आपका मन कर रहा है उत्तर प्रदेश में, आपका मन कर रहा है मध्य प्रदेश, चाहे कहीं पर भी इंडियन टेरिटरी में आप रह सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है ना, राज्य तय नहीं करेगा या फिर लोग तय नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपनी इच्छा के अनुसार, ये हमारा नागरिक अधिकार है। अब इसी में बात करते हैं सामाजिक अधिकार की। तो देखो सामाजिक अधिकार में हमारा सबसे पहला है, जिसमें कह सकते हैं न्यूनतम, अच्छा ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम मजदूरी, क्योंकि हम समाज के अंदर रह रहे हैं, वहां पर कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी मजदूरी तो हमें मिले जिससे हम अपना घर यापन कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी, कम से कम इतनी मिलना, ज्यादा जो भी आपकी कुशलता होगी उसके हिसाब से मिलेगी, लेकिन एक घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो एक न्यूनतम मजदूरी आपकी पर डे के हिसाब से है वो आपकी सुनिश्चित की जाती है, वो हमारा सामाजिक अधिकार है। दूसरा इसमें आता है स्वास्थ्य लाभ, कि हम समाज में रह रहे हैं, बीमार ये सब पड़ रहे हैं, तो ये सरकार की, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए क्या करे, अच्छे डिस्पेंसरी, अच्छे हॉस्पिटल, जो हमारे कह सकते हो हमारी चिकित्सा, उसका ध्यान रखे। इसीलिए गवर्नमेंट देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब बनाती है, इसमें आपका फ्री का इलाज ये सब होता है हम सबका, ठीक है ना, तो वो इसका ही कारण है क्योंकि स्वास्थ्य लाभ। इसी में आता है हमारा समाज कल्याण, यानी कि राज्य से यह माना जाता है कि वो ऐसे काम करे जिसमें समाज का कल्याण हो, ना कि खुद का कल्याण हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जैसे आपने पढ़ा हो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, उसका कारण ही क्या है, वो सारा का सारा सामाजिक कल्याण की ही तो अवधारणा है, जिसके ऊपर वो वर्क करती है, समाज कल्याण, यानी कि समाज का कैसे बेहतरी से कल्याण हो सके, ठीक है, सुशासन। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जिसको कह सकते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनको जो काम चाहिए वो काम नहीं मिल पा रहा है, तो जब तक काम नहीं मिल रहा तब तक उनको क्या दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, यानी कि कम से कम आप बेरोजगार बैठे हो, ठीक है, तो इसलिए आपको मिल जाए, ये होता है आपका बेरोजगारी भत्ता। अब इसी में आता है हमारा राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार में हमारा आता है पहला चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ठीक है ना, जो भी इलेक्शन हो रहे हैं हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव में हम खड़े भी हो सकते हैं, हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार है, बस जो भी उसकी न्यूनतम जो शर्तें हैं, क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसको पूरा कर लीजिए, आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वैसे सबसे कम किसमें, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है 21 साल एज है, ठीक है ना, आराम से उसमें खड़ा हुआ जा सकता है, आपको कोई नहीं रोकेगा, चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा फायदा तो लोकल गवर्नमेंट से हो रहा है, 1/3 रिजर्वेशन मिला हुआ मिला हमको, ठीक है। तो इसलिए सार्वजनिक पद पर के लिए खड़े होने का अधिकार है, ये इलेक्शन के लिए बात है, ऐसे ही आप कोई भी जॉब के लिए भी जा सकते हो। सार्वभौमिक मतदान का अधिकार, जिसमें कह सकते हो सार्वभौमिक मतदान का अधिकार या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो उसमें क्या है, 18 साल जो न्यूनतम एज है, 18 साल या 18 साल से ऊपर के होते, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, स्त्री हो पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, बस 18 साल
या 18 साल से ऊपर के हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल जाएगा, यानी कि आपको मतदान का अधिकार मिल जाएगा, आप सरकार को चुन सकते हैं, आपके जो पास में एक डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है, आपके बिहाफ पर क्या होता है, सरकार को चुना जाएगा। अब इसी में बात करते हैं हम अपने धर्म की, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा शिक्षा रह जाएगा और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में करा रहा हूं, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको साथ में, ठीक है। तो धर्म, ठीक है, धर्म जिसको कह सकते हो कि कहते हैं कि इंसान अपनी आस्था प्रकट करता है, प्रार्थना करता है, अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है, और एक धर्म का मतलब ड्यूटी भी होता है, अपने कर्तव्य भी होते हैं। फिलहाल यहाँ पर जब हम बात करते हैं इमाइल दुर्किम के अनुसार क्या है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वास, हमारा आस्था, ठीक है ना, तो उसके लिए करता है, और हमारे व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था होती है जो व्यक्तियों को नैतिक समुदाय की भावना, ये भी एक चीज है जिसमें क्या होता है कि धर्म हमें नैतिक मूल्य सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के अंदर कॉमन चीजें हैं, ठीक है ना। हर धर्म में क्या बोल रखा है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी है, दान देना, ये सभी जो चल रही है, ठीक है। तो वही कह सकते हो, कोई भी धर्म हो उसके अंदर कह सकते हो नैतिक समुदाय की भावना होती है जो लोगों को क्या करती है, बांध कर रखती है, ठीक है। नहीं तो वही लोग आपस में अगर भिड़ रहे हैं लेकिन देखो एक जगह पर आकर शांति से बैठ रहे हैं, ठीक है, तो वो काम करते हैं धर्म, जिसको मैं क्या बता रहा हूं, आपका धार्मिक कारण भी है और ड्यूटीज भी है। तो सभी धर्मों की जो समान विशेषताएं हैं वो यही है। पहला, प्रतीकों का समुच्चय, हर एक के पास में अपने कुछ प्रतीक है, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है ना। और मैं अक्सर बोलता ही हूं, भारत के अंदर ऐसा देश है, ऐसा कोई धर्म नहीं जो भारत में रहता नहीं, सभी धर्म के लोग हमें मिल जाएंगे इसके अंदर, सभी के अपने प्रतीक है, श्रद्धा या सम्मान की भावना है, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या कहते हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबके प्रति हमारा सम्मान रहता है, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रहता है। और आज तो अगर कह सकते हैं कि किसी भी धर्म का होता है और उसको सभी कहीं ना कहीं मनाने का काम करते हैं, यानी कि वो फेस्टिवल सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेकंड, अनुष्ठान या समारोह, ठीक है ना। तो हर एक धर्म के अंदर कोई ना कोई अनुष्ठान होंगे, यज्ञ है, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है, कोई ना कोई समय समारोह होगा। जैसे इसमें और क्या कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा करना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर एक में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा ये सब शामिल करी जाती है। विश्वासकर्ताओं का एक समुच्चय यानी कि कह सकते हो ग्रुप, इस सब से जो विश्वास कर रहा है, क्योंकि धर्म क्या मान्यताओं पर तो आधारित है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और तभी वो हमें क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना, गुणगान करना, ठीक है, भजन करना, विशेष प्रकार का भोजन करना, ठीक है, या फिर उपवास करना यानी कि व्रत रखना, ठीक है ना। आज आपका जिसको कह सकते हो ना सावन का चौथा सोमवार, तो उसमें आज महोत्सव का व्रत होगा, जो सोमवार के व्रत रख रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है, उपवास ही तो है, ठीक है। इसी तरीके से विशेष प्रकार का भोजन करना, कि अलग अलग जो व्रत है उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के भोजन कर रहे हैं, तो वो सब भी क्या होते हैं, हमारे इन चीजों में शामिल होते हैं, ठीक है। और बाकी भारत के अंदर, भारत पंथ निरपेक्ष है, तो उसके अंदर हम कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ठीक है। तो वो पंथ निरपेक्षता आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष जिसमें कह सकते हो राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें राज्य आपके ऊपर कोई बाइंडेशन नहीं देगा कि आप इसी धर्म को फॉलो करो, इसमें कह सकते हो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हमने क्या देखा था 10th क्लास में, आप लोग पढ़कर आए होंगे, उसमें श्रीलंका वाला था, तो उसमें क्या होता है, जो सिन्हाला पीपल होते थे, सिंगली, वो बुद्धिज्म को क्या कर देते हैं, वहां पर एक ऑफिशियल रिलीजन बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भारत में पंथ निरपेक्षता है, तो राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। तो आइए हम बात करते हैं अपना शिक्षा की। तो शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जिसमें कह सकते हो हम एक ऐसा माध्यम, ठीक है, जिसके ब्याह पर एक अच्छे विद्वान ने कहा था ना कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके ब्याह पर आप क्या कर सकते हो, पूरे दुनिया को जीत सकते हो, ठीक है। एक ऐसा हथियार जिससे बिना कोई खून खराबे के आप देश के अंदर, विश्व के अंदर शांति ला सकते हो और आराम से जी सकते हो। शिक्षा आपको सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जो एक व्यक्ति के विकास के लिए और समाज के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है,
ठीक है। और शिक्षा क्या है? संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कभी नहीं होता कि शिक्षा का अंत हो जाता है, ठीक है ना। अक्सर आप सुनते होंगे कि अरे अब तक पढ़ रहे हो, अरे तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या फिर तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि शिक्षा एक चीज से खत्म हो सकती है लेकिन दूसरे चीज में फिर चालू हो जाती है। हमारे कॉलेज टाइम पर भी यही होता था, जो प्रोफेसर ने पीएचडी कर रखी है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी इसका अंत नहीं होता। और जितना आप समाज के अंदर सीखते जाओगे उतना ही आप अपने स्किल्स को डेवलप करते जाओगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया तो आप सोचो कि शिक्षा पूरी हो गई। नहीं, शिक्षा पूरी नहीं होती, शिक्षा हमेशा चलती रहती है। औपचारिक रूप से एक बार को शिक्षा पूरी हो सकती है लेकिन अनौपचारिक रूप से चलती रहेगी। तो वही आता है, शिक्षा के अंदर हमें दोनों प्रकार की संस्थाएं मिलती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, जिसके अंदर हमारे सरकारी प्राइवेट दोनों संस्थान आ जाते हैं, यानी कि जो भी हम आगे क्या करते हैं, अपने एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कहां से आती है? हमारे घर से, ठीक है। तो सबसे पहले घर ही हमें सिखाता है कि अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कह सकते हो कि बॉयज को बोला जाता है कि आप घर से जब भी निकलिए तो क्या करो, अपने बड़ों का सम्मान करिए, पैर छू के निकलिए। कहां से आ रहा है? घर से। पड़ोस, पड़ोस भी हमें सिखाता है कि कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शन का काम करता है हमारा क्या? पड़ोस, ठीक है। पार्क, जिसको कह सकते हैं ना, अगर हमारा पड़ोस अच्छा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। एनवायरमेंट की बात आ जाती है, ठीक है। तो उसको ज्यादा एफर्ट नहीं, क्योंकि हर कोई गाइड करने का काम कर रहा है। पार्क के अंदर, पार्क में अगर जा रहे हैं तो पार्क में आपको हर तरीके के लोग मिल रहे हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, ठीक है, जिन्होंने समाज के अंदर बहुत अच्छा एक बदलाव सा भी ला दिया है, वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और सीखने वाला व्यक्ति एक रिक्शे वाले से भी सीख सकता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से वो आपको बता सकता है कि एक असफल व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि एक असफल व्यक्ति क्या सिखाएगा, जबकि देखा जाए तो असफल व्यक्ति बहुत कुछ सिखा सकता है कि क्या कारण है कि वो असफल हुआ, उससे हम सीखकर आगे बढ़ सकते हैं कि अच्छा हमें ये गलतियां नहीं करनी है। एक्सपीरियंस ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीज आता है समाज, और ये सब कहां सीखेंगे? हम समाज के अंदर सीखेंगे। तो समाज हमें गुण अवगुण हर चीज को क्या करता है? सिखाने का काम करता है। इसके अलावा हम दो एग्जांपल से देख सकते हैं, ये दो स्कूलों की तस्वीर, ठीक है ना। इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे पहले क्या होता था, जो स्कूल होते थे वो आज की तरह कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होता था। पेड़ के नीचे बैठ गए, मौखिक रूप से शिक्षा दे दी, बच्चों ने ग्रहण कर ली, कोई बुक नहीं होती थी। आज सारे संसाधन उपलब्ध है, अच्छी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके अलावा बुक्स है, ई बुक्स है, टीचर्स है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक और हमें एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें कह सकते हो हमारा चुन्नू मुन्नू छोटू, ठीक है ना, जिसमें किसका एग्जांपल है? बाल मजदूरी का, जिसमें वो कारपेट बना रहा है आपका, ठीक है ना। तो वो चीज है, चित्रकारी कर रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से बाल मजदूरी, फिलहाल भारत के अंदर बाल मजदूरी बिल्कुल ही बैन है। आपका आर्टिकल कौन सा बात करता है? 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है आपका? आर्टिकल नंबर जो 24 है मेनली वही बात करता है, ठीक है। तो बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते। इसके अलावा, ठीक है, विद्वान थे, उन्होंने वही चीज है बात करी थी व्यवहारिक शिक्षा के ऊपर। व्यवहारिक शिक्षा जिसके अंदर कह सकते हो कि ऐसी शिक्षा जिसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखे, यानी कि एक तो हमने सिर्फ स्कूल कॉलेज कर लिया, ठीक है, लेकिन सीखा क्या? समाज में किस तरीके से हमें आमदनी आ सके, वो शिक्षाएं भी ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कह सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में क्या हुआ था, जो मास्टर ब्लास्टर प्रोग्राम चला था, ठीक है, तो बिजनेस ब्लास्टर आई थिंक, ठीक है ना। तो उसमें प्रोग्राम चला था, वो क्या था? वो यही तो था, व्यवहारिक शिक्षा, जिसमें 2-2 हजार रुपए अब बच्चों को मिले गए थे कि अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजगार कर सके, यानी कि व्यवहारिक शिक्षा का था। ऐसे दुर्खिम के अनुसार, ठीक है, जो एमएल दुर्खिम है उनके अनुसार कि कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी सामाजिक श्रेणी के हो। यानी कि वो क्या बात कर रहे हैं कि शिक्षा सभी को बिना किसी भेद के, सभी व्यक्तियों को, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, किसी भी धर्म का, सबको क्या देनी चाहिए? शिक्षा प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ये एमएल दुर्खिम बात करते हैं, शिक्षा बच्चों को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं कहीं रटन टोटू बन के निकले, नहीं,
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ विशेष शिक्षा ग्रहण करी जाए, यानी कि समाज के अंतर्गत वो अपनी आजीविका का भी साधन बना सके। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, जितनी भी शिक्षा है उसको हम बड़ी से बड़ी शिक्षा क्यों ग्रहण करना चाह रहे हैं, ताकि अल्टीमेट लास्ट में हमें जाकर जॉब मिल जाए, यही हमारा नौकरी मिल जाए, अच्छा वेतन हो, अच्छी नौकरी हो, इसीलिए तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं साथ ही उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए, यानी कि एक समाज के अंतर्गत उसको कह सकते हो रेपुटेशन, एक उसकी जो कह सकते हो आप स्थिति परिस्थिति वो निर्धारित कर सके। ठीक है, अब इसी में आता है दूसरा दृष्टिकोण प्रकार्यवादी समाजवादी समाजशास्त्र के अनुसार। तो शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उसका नवीनीकरण करती है तथा संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। शिक्षा निरंतर कहीं ना कहीं चेंज लाने का काम करती है। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से ही जितने भी चेंजेस हैं वो ला सकते हो। संस्कृतियों का विकास, ठीक है, संस्कृति का संप्रेषण, नवीनीकरण, हर दिन नयापन, अनूठापन वो शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है। शैक्षणिक व्यवस्था समझ में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन, भावी भूमिका जिसका मतलब है भविष्य के लिए, ठीक है, और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि से एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है। यानी कि जिसके माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को निखारने का काम करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का काम करता है। तो ये तो था हमारा टॉपिक शिक्षा वाला। बाकी लास्ट टॉपिक था हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 3 है, पूरी एक ही वीडियो में डिटेल के साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको कराया है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट करिए, लाइक कीजिए। ठीक है, एक चैप्टर बच रहा है हमारा, वो भी आपको कंप्लीट कराता हूं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।